हेलो एस्पिरेंट, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान तंत्र में स्वागत है। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है, जो कि आपकी टीचिंग प्रिपरेशंस में हेल्प करती है। साथ ही साथ आपको वैकेंसीज के बारे में अपडेट कराने का भी काम करती हूँ। नेक्स्ट लास्ट प्रीवियस वीडियोस में हमने सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, साथ ही साथ ईवीएस के देखे थे, तो आप प्लीज उसको जाके देखिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम सीडीपी का क्लास 7 देखेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही साथ हम एसेशन रीजनिंग के क्वेश्चंस भी देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यही फाइनल रिक्वेस्ट रहती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चीजें पसंद आती हैं तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट वाज प्रोपेंडेड बाय। मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी जिसमें आपने 6 स्टेजेस पढ़े होंगे, साथ ही साथ आपके 3 लेवल पढ़े होंगे, ठीक वो थ्योरी देने वाला कौन है? आपके लॉरेंस कोलबर्ग साहब हैं, जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी और ये बताया था कि बच्चे की लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं जिसकी तरफ वो गुजरता है, और मोरल डेवलपमेंट उस स्टेजेस से गुजरते हुए ही होती है। जिसमें इन्होंने तीन लेवल कौन कौन से बताए थे आपके? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, देन आपका पोस्ट कन्वेंशनल। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडिविजुअल डिफरेंस इन करियर चॉइसेस आर एक्सप्लेन बाय। मतलब कि दो व्यक्ति ये आपस में एक समान नहीं होते हैं। दो व्यक्ति अगर डिफरेंट है इन चॉइसिंग देयर करियर, तो वो किस चीज से आप बेटर एक्सप्लेन उस चीज को कर पाओगे? डिफरेंस इन कॉग्निटिव एबिलिटी, उन लोग का दिमाग डिफरेंट है, माइंड डिफरेंट है, इस वजह से। टेम्परामेंटल टेंडेंसीज, मतलब कि जो टेम्परामेंट होता है, जो आप कह सकते हो इनहेरेंट होता है, कहीं ना कहीं आपको अपने पेरेंट्स से मिलता है, क्या उस फैक्टर की वजह से, या कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से, या डिफरेंसेस इन एप्टीट्यूड। तो बेटा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, सिर्फ माइंड नहीं, हम हर एक चीज की बात करते हैं, जहाँ पे स्किल्स आ जाएंगी, एबिलिटीज आ जाएंगी, काम करने का तरीका आ जाएगा, सोचने का तरीका आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो हर एक व्यक्ति, मतलब सबका एप्टीट्यूड दोनों, मतलब हर एक व्यक्ति का एप्टीट्यूड डिफरेंट है, जिसकी वजह से जो करियर चॉइसेस होती हैं, हर एक व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग चीजों को करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रोल ऑफ एनवायरमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय। जो एनवायरमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है, उसको किस तरीके से आप बेस्ट रिफ्लेक्ट कर सकते हो? सबसे पहला देखिए, टेम्परामेंटल टेंडेंसीज, मतलब कि बच्चे का टेम्परामेंट कैसा है, पर्सनालिटी क्या है, या प्राइमरी रिएक्शन पैटर्न, किस तरीके से बच्चा रिएक्ट कर रहा है चीजों में, इस तरीके से आप रोल ऑफ एनवायरमेंट बता सकते हो, या हैबिट फॉर्मेशन। तो बेटा जो बेस्ट डिस्क्राइब हम जिसे कहेंगे वो क्या होगी? हैबिट फॉर्मेशन होगी। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट से ही हम चीजों को सीखते हैं, हमारी क्या हैबिट रहेगी, किस तरीके से ये सारी चीजों से क्या हमारा रिएक्शन रहेगा, क्या हमारी पर्सनालिटी रहेगी, किस तरीके से आप सोशली जब लोगों से इंटरेक्ट रखते हो तो करते हो, तो किस तरीके से आपका टेम्परामेंट रहेगा, ये सारी चीजें आपके हैबिट फॉर्मेशन में आ जाती है। तो जो रोल ऑफ एनवायरमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय हैबिट फॉर्मेशन। राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which major is not relevant for the education of gifted children। मतलब कि आपको नॉट वाला बताना है कि कौन सा ऐसा मेथड है जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस के लिए काम नहीं करेगा। एनरिचमेंट ऑफ करिकुलम, करिकुलम को मतलब बेहतर बनाना, ये गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए अच्छी चीज है कि वो सिंपल करिकुलम से बच्चे बोर फील करने लगते हैं। देन रेमेडियल टीचिंग, देन ग्रेड एक्सेलरेशन। ग्रेड एक्सेलरेशन मतलब जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जो एक उनको क्या करना, एक प्रोत्साहन देना ग्रेड एक्सेलरेशन के थ्रू, कि बच्चे और आगे मोटिवेट हो। स्पेशल क्लासेस के वो तरीका है, मतलब उनको एक स्पेशल, आप कह सकते हो प्रमोट करना, एक स्पेशल क्लास के थ्रू उनकी जो स्किल्स है उसको और निखारना। लेकिन रेमेडियल टीचिंग बेटा क्या होती है, हमारे जो जो लर्निंग गैप्स आ रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई भी किसी तरीके की दिक्कत आ रही है, उस चीज को क्या करना, फिल करना, ये हमारा क्या हो जाता है गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए। ये रेमेडियल टीचिंग नहीं है। ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके लिए क्या करना, रेमेडियल टीचिंग लेके आना, जो कहीं ना कहीं वीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डिसऑर्डर नॉट इज नॉट अ टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। अब हमें नॉट बताना है कौन सा इसमें टाइप नहीं है। क्रिटिनिज्म, एडीएचडी, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म। तो आपने 21 आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ी होगी, उसमें आपने एडीएचडी, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म ये सब के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन ये क्या होता है,
नेल्स में क्या होता है, एक हाइपर, आप कह सकते हो एक जो डिसबैलेंस थायराइड ग्लैंड हो जाते हैं आपके, वो उस चीज को डिनोट करता है। तो ये बेटा आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, डिसीज है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़िए, while some cultures might celebrate the onset of menarche in adolescent girl and others culture this might be kept as secret। मतलब कि जो menstrual cycle आपका फीमेल्स में आता है, एडोलेसेंट गर्ल में आता है, कुछ स्टेट्स में उसको सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन कुछ जगह उसको सीक्रेट रखा जाता है, उसको मतलब गलत चीज मानी जाती है। तो ऐसा है, बिल्कुल ऐसा सही है। अगर साउथ में जाओ तो इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं, प्रॉपर फंक्शन होता है। लेकिन वहीं आप कुछ जगह जाओगे उसको सीक्रेट रखते हैं। अब देखिए रीजन देखिए, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस आर डिफरेंट फॉर चिल्ड्रन हु ग्रो अप इन डिफरेंट कल्चर। मतलब हर एक बच्चे का चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो होता है वो डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में ग्रो करते हैं, इसलिए बिल्कुल सही बात है। क्यों, जो जहाँ पे सेलिब्रेट की जा रही है चीजें, इस चीज को, वहां बच्चा खराब उस चीज को नहीं मानेगा, लेकिन जहाँ जिसको सीक्रेट रखी जा रही है वहां पे बच्चा उस चीज को खराब मानेगा। तो ये भी आपका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस का एक पार्ट है। तो आप इसको कह सकते हो कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ठीक, तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच एलिमेंट ऑफ माल एडजस्टमेंट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग। अब माल एडजस्टमेंट क्या होता है, माल एडजस्टमेंट कह सकते हैं कि एक फेलियर होता है टू कोप अप विद द नीड्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। मतलब कि आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो, डिसीजन मेकिंग में आपका कह सकते हो कि एक तरीके से एक अवरोध पैदा होता है, जिसके वजह से एक फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, ये सब सारी चीजें क्रिएट हो जाती है। तो जहां पे आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, जहां पे एक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है, वो आपका माल एडजस्टमेंट हो जाता है, होता है। ठीक, ये किस चीज से, मतलब क्या इसके एलिमेंट है, इसके बारे में आपको बताना है। स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी या कॉन्फ्लिक्ट। तो बेटा जब स्ट्रेस की बात हो रही थी, हमारा मतलब जो एक स्ट्रेस वाला लेवल होता है कि हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं चीजों को लेके, एक फ्रस्ट्रेशन, हम बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत फ्रस्ट्रेट फील करते हैं, एक एंजाइटी। लेकिन जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट है मतलब अदर रीजंस के, अदर डिसीजंस के, आप कह सकते हो कि एक कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर रखना, ये कहीं ना कहीं आपका क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में एक अवरोध पैदा करता है कि आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। अपने ही आप इनर वे में एक कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर फील करते हो कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ थॉर्नडाइक लॉ ऑफ लर्निंग। अब थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ लर्निंग अगर आपने पढ़ी होगी तो एक प्राइमरी लॉ है, एक सेकेंडरी लॉ है। प्राइमरी लॉ में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसमें आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। ठीक, लेकिन लॉ ऑफ एसोसिएशन नहीं पढ़ा होगा, ये आपका नहीं आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ एसोसिएशन विल बी राइट आंसर, सेकंड विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रोपेंडेड बाय हूम। कल ही ये क्वेश्चन कराया था मैंने। इनसाइड थ्योरी किसने दी है, आपके बोर्ड पे आए कोलन साहब ने दी है, जिन्होंने ये बताया था जो एक हमारा वो एक इंस्टेंट, मतलब तुरंत ही सडन क्या क्लिक करता है, कोई आंसर क्लिक करता है हमारे दिमाग में, वो एक इनसाइड थ्योरी के थ्रू समझाने की कोशिश किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, use of defense mechanism as a strategy for adjustment was originally introduced by whom। अब डिफेंस मैकेनिज्म किसने किया था, डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, मान लीजिए अगर आपकी बॉडी किसी डिसीज से सफर कर रही हो, तो हमारी जो बॉडी होती है वो फाइट करती है अगेंस्ट दैट डिसीज। इसी तरीके से चीजों जो चीज हम पे हावी हो रही है उसके अगेंस्ट आप जो फाइट करते हो वो आपका क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ये स्ट्रैटेजी, आपकी एडजस्टमेंट की स्ट्रैटेजी, ये इंट्रोड्यूस किसने की थी, आपके सिगमंड फ्रॉइड साहब ने की थी। तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन रीट में पूछा गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म आपका सिगमंड फ्रॉइड साहब ने क्या किया था, इस चीज को इनको इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is an example of extrinsic motivation? Extrinsic motivation जब हम बाहरी चीजों से मोटिवेट होते हैं, लेकिन इंट्रिंसिक जब हम आपके इनर जो हमारा इंस्टिंक्ट होता है उससे हम मोटिवेट होते हैं। तो नीड फॉर अचीवमेंट, किसी चीज को पाने के लिए, एंजाइटी, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, आप क्या एस्पायर कर रहे हो, या रिवॉर्ड। तो बेटा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, रिवॉर्ड है। आप रिवॉर्ड से क्या हो रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो चीजों को हासिल करने के लिए। तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अब अचीवमेंट टेस्ट का पहली बात तो मैंने आप लोग को बताया था कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, ORB ओरिजिनलिटी, आपका ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी। तो ऑब्जेक्टिविटी है, रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है, लेकिन इवैल्यूएशन नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इवैल्यूएशन नहीं आता है तो आपका जो अचीवमेंट टेस्ट का कंस्ट्रक्शन आपका इवैल्यूएशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट देखिए, depiction of men and women in non-conformist gender role encourage children to have gender role flexibility। अब conformist gender role क्या होता है, वो रोल जो हमसे सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि क्या एक लड़की को करना चाहिए, क्या एक लड़के को नहीं करना चाहिए। तो इसमें ये बोल रहा है जो मेन एंड वुमेन से डिपिक्ट किया जाता है, जो सोसाइटी अगर डिपिक्ट करती है वो चीज ना किया जाए, ठीक, कि मेंस ही यही कर सकते हैं या वुमेन्स ही यही कर सकती है। तो जेंडर रोल मतलब जो बच्चे होते हैं अपना जेंडर रोल बिल्ड करने में वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होंगे। वो ऐसा नहीं है कि जो लड़के कर सकते हैं वो उसमें नहीं कर, वो जरूर करेंगे लड़कियां, और जो लड़कियां कर सकती है ऐसा नहीं कि लड़के नहीं कर सकते। तो वो एक फ्री छोड़ सकता है, मतलब छोड़ देते हैं बच्चों को कि वो जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देन जेंडर इज बायोलॉजिकली डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ। ऐसा नहीं है कि जेंडर जो है वो बायोलॉजिकली डिटरमाइन और सेक्स डिटरमाइन हो जाता है कि क्या लड़का लड़की। जो जेंडर होता है वो क्या मैन वुमेन क्या रोल है क्या नहीं है, उस चीज को आप ये चीज नहीं कह सकते हो। तो आप ये कह सकते हो कि A इज ट्रू बट B इज फॉल्स। तो राइट आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच ईयर। ये क्वेश्चन आपका 2005 में आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये आपका NCERT के थ्रू इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which concept is not related to Jean Piaget theory of cognitive development। अब कंपोनेंट्स ऑफ जीन पियाजे का आपको याद होगा, स्कीमा है, एक्विजिशन, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन। तो अडेप्टेशन का ही क्या है, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन आपके अडेप्टेशन में आ जाएगा। स्कीमा भाई जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चे के दिमाग में, लेकिन एक्विजिशन नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एक्विजिशन नहीं होगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट देखिए, which of the following is not the state of psychosexual development propagated by Sigmund Freud। अब सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा जो स्टेजेस दी गई थी जिसमें फैलिक स्टेज है, एनल स्टेज है, लेटेंसी आपकी स्टेज है, ओरल स्टेज है, लेकिन ऑडिबल्स कॉम्प्लेक्स स्टेज नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The dash is the immediate environment in which individual lives। मतलब कि कौन सा ऐसा environment है जो that is given by the Bronfenbrenner theory, जहाँ पे जो बच्चा होता है रहता है, जीता है, इमीडिएटली कांटेक्ट करता है। तो क्या हो जाएगा आपका, माइक्रो, मेसो, एक्सो, क्रोनो। तो आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, क्या था आपको, माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो, देन क्रोनो। लास्ट आपका क्या आ जाएगा, क्रोनो आ जाएगा। तो माइक्रो वो इमीडिएट इन्वॉल्वमेंट होता है जहाँ पे फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, ठीक, रिलेटिव्स होती है, जहाँ पे बच्चा इंटरेक्ट करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइक्रो विल बी द इमीडिएट इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसके द्वारा दी गई, हॉवर्ड गार्डनर, फ्लूइड, बेनेट, थर्स्टन। तो हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा 8 इंटेलिजेंस है जिसे बढ़ा के 9 अब कहते हैं, जिसमें एक्सेंशियल ऐड हो चुका है। तो हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन असर्शन रीजनिंग, स्टेटमेंट पढ़िए, फॉर मीनिंगफुल लर्निंग टू टेक प्लेस इट इज इम्पोर्टेंट दैट चिल्ड्रन फील लव्ड एंड वैल्यूड। बिल्कुल सही, अगर बच्चे को हम ये मतलब एहसास दिलाए कि वो एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उनको केयर करे, उनको अच्छे से रखे, तो मीनिंगफुल लर्निंग बच्चा अच्छे से सीखेगा। बिल्कुल सही बात है। इमोशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन, बिल्कुल सही, इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट में। आपको पता होगा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी है, जो कहीं ना कहीं बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो राइट आंसर आप ये कह सकते हो, बोथ ए एंड आर ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, नो स्कूल टू बी एस्टैब्लिश्ड विदाउट ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन। तो बेटा अप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, टर्म्स एंड कंडीशन, ऑथराइजेशन। तो बेटा कौन सा सर्टिफिकेट जरूरी है अपना स्कूल को स्टैब्लिश करने का, स्टार्ट करने का, स्टैब्लिश मतलब सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, ऐसा RTA एक्ट 2009 के द्वारा कह दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन असर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट देखिए, अ टीचर शुड गिव द अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर अप्लाइंग द लर्निंग टू डिफरेंट सिचुएशन। बिल्कुल सही बात है कि एक टीचर को बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट चीजों को सीख सके, बिल्कुल सही। देन अप्लाइंग द लर्न्ड कॉन्सेप्ट टू पर्टिकुलर सिचुएशन सपोर्ट्स डीप लॉन्ग लास्टिंग नॉलेज अमॉन्ग लर्नर, मतलब कि जो कॉन्सेप्ट बच्चा सीख रहा है उसको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई करने से बच्चे की जो नॉलेज होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहती है, बच्चा उस चीज को लंबे समय तक रिटेन करके रख सकता है। तो ये भी आप स्टेटमेंट बिल्कुल सही कह सकते हो। तो यहाँ पे ये कह सकते हो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ठीक, दोनों स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियरल पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग, थिंकिंग, कॉग्निशन, मोटिवेशन। तो बेटा जो लर्निंग कहलाती है वो हमारी चेंज इन बिहेवियर ही होता है। हम क्या करते हैं, पुराने बिहेवियर को, मतलब आप कह सकते हो कि नए बिहेवियर को क्या करना, एक्वायर करना, चीजों को सीखते हुए, चीजों को समझते हुए अपने एक्सपीरियंस को डेवलप करना ही क्या कहलाता है, आपका लर्निंग कहलाता है, ठीक। तो इसे हम कह सकते हैं परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एंड पोटेंशियल प्रोड्यूस बाय एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर आरटी एक्ट 2009 एलिमेंट्री एजुकेशन में जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है वो एजुकेशन फ्रॉम फर्स्ट टू एट, एजुकेशन फ्रॉम फर्स्ट 8 to 12 या मिडिल स्कूल। तो बेटा आप लोगों को पता है 6 to 14 ईयर्स तक आपको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है। साथ ही साथ जो हमारा क्लास है वो 1st to 8th का आपका रहेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द जनरल लॉ ऑफ हेरिडिटी। अब जनरल लॉ ऑफ हेरिडिटी आपको बतानी है कौन सी इसमें से नहीं है। तो आपने वेरिएशन के बारे में पढ़ा है, रिग्रेशन के बारे में पढ़ा है, लाइक बिगेट्स लाइक, मतलब कि सिमिलैरिटी, जो ऑफ स्प्रिंग रहता है वो हमारा एज लाइक एज पेरेंट होता है, सेम एज पेरेंट, मतलब कि आप ये लॉ ऑफ सिमिलैरिटी इसको कह सकते हो। 3 लॉ आपने पढ़ा है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ रिग्रेशन, लॉ ऑफ वेरिएशन, लेकिन लॉ ऑफ प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो लॉ अच्छे से याद रखिएगा, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन, लॉ ऑफ आपका सिमिलैरिटी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, of the test refers to consistency of score obtained by individual on the same test on different occasion, मतलब कि बच्चा एक तरीके का रिजल्ट देने में सक्षम होता है कि सेम टेस्ट अगर डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स में लिया जाए तो बच्चे का जो कंसिस्टेंसी होती है वो मेंटेन होती है। ऐसा नहीं कि कभी पुअर, कभी स्ट्रॉन्ग, कभी डल, नहीं, ऐसा नहीं। तो ये कौन सा आपका टेस्ट, मतलब कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को टेस्ट रिफर करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक में आप लोग को पता होगा रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये तीनों होते हैं। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो आपका क्या है, रिलायबिलिटी है, कितना रिलायबल है, कितना सेम है, कितना लॉन्ग लास्टिंग है, ये आपका रिलायबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक बताता है। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट देखिए, अ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर वुड encourage children to explore multiple source of knowledge and not rely on text book। बिल्कुल सही बात है। सिंपली आप मतलब सिर्फ बच्चों को ये चीज सिखाना कि सिर्फ टेक्स्ट बुक पे रिलाई ना कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से नॉलेज को एक्वायर कीजिए। तो ये सही बात है। देन लर्निंग इज साउंड एक्टिवली बाय लर्नर एंड देयर बाय कंस्ट्रक्टेड कोलैबोरेटिवली बाय द स्टूडेंट एंड द टीचर। बिल्कुल सही। यहाँ जो लर्निंग की अगर हम बात करें तो बच्चा क्या होता है, एक्टिवली इस चीज को कंस्ट्रक्ट करता है और एक कोलैबोरेशन के साथ चीजें सीखता है। कोलैबोरेशन किसका, एक टीचर का, एक स्टूडेंट का, एक रिलेशनशिप जहाँ पे टीचर फैसिलिटेटर बनता है, मोटिवेटर बनता है, काउंसलर बनता है। तो ये चीज आपकी कही गई। तो ये भी आप कह सकते हो वो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट टू चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉल्स अंडर एक्ट। अब आरटी एक्ट कौन किसमें है, आपका 2009 में, जहां पे बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी गई है। तो राइट आंसर विल बी 2009। नेक्स्ट देखिए, इन गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द मेंटली रिटार्डेड द टीचर मस्ट कीप इन माइंड दैट दे। जो ऐसे बच्चों को जिनको जो मेंटली रिटार्डेड हैं, जब टीचर इंस्ट्रक्शन देता है, चीजों को सिखाता है, तो टीचर के दिमाग में क्या चीज होनी चाहिए। सबसे पहला देखिए, आर एबल टू पास एग्जामिनेशन, बच्चों को पास कराना एग्जाम। लर्न मोर वोकेशनल स्किल्स, मतलब कि जो एकेडमिक चीजों का से हटकर नॉन एकेडमिक चीजों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना, ठीक। या वर्क हार्ड टू कम्पीट विद नॉर्मल साइड, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा, मतलब बच्चों को ये कहना कि आप ज्यादा से ज्यादा काम करें ताकि नॉर्मल साइड से कम्पीट कर पाए।
या स्पेंड टाइम इन कॉम्पिटेटिव गेम्स कंटिन्यूअसली, मतलब कंपटीशन की भावना रखते हुए कंटिन्यूअसली बच्चों को एंगेज रखना। तो बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों को हम वोकेशनल स्किल्स ज्यादा से ज्यादा सीखने पे कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वोकेशनल स्किल्स सीखिए, नॉन एकेडमिक चीजों पे ध्यान दीजिए, जिस फील्ड में वो अच्छे हैं उसको और क्या करना है, बेहतर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अब लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट कौन सी थ्योरी है आपकी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सोशल लर्निंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग नहीं होगा, सोशल लर्निंग जो कि अल्बर्ट बंड्यूरा साहब ने दी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आपकी किसने दी है, आपके बीएफ स्किनर ने दी है, जिसमें इंस्ट्रूमेंटल आपकी कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, ठीक, और आपके रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहते हैं, जहां पे हम बच्चों को रिवॉर्ड और पनिशमेंट देके चीजों को सिखाते हैं। लेकिन आपका क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पाब्लोव साहब ने दी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन अगेन असर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट देखिए, अ टीचर शुड नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द क्लासरूम डिस्कशन, मतलब कि अलाउ ना करना कि बच्चा एक्टिवली क्लासरूम डिस्कशन में पार्टिसिपेट करे, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही गलत है। Children are not capable of constructing knowledge and learn best through reception, मतलब कि बच्चे एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो रट के चीजों को सीख सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक। तो आप कह सकते हो कि दोनों बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो ये हमारा की स्टेटमेंट कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि बच्चे को हम एक्टिवली, हम बच्चों को फ्री छोड़ते हैं, फ्रीडम देते हैं, ऑथोरेटिव आपका टीचिंग स्टाइल्स को यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम बच्चों को, बच्चा एक एक्टिवली कंस्ट्रक्टर होता है, चीजों को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। रटने या मेमोराइजेशन पे हम बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों को मोटिवेट नहीं करते कि वो रट के चीजें सीखें, तो ये आप कह सकते हो कि बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो बेटा ये रहे आज के आपके 30 क्वेश्चन, होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। थोड़े सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन इन सिंपल क्वेश्चन में भी बच्चे चीजों को गलत कर देते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेके आ पाऊँ। नेक्स्ट हम और क्वेश्चंस करेंगे और यूएस के भी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज के लिए इतनी सी वीडियो है। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।